यस सर, पॉल्यूशन फ्री। और पोल्यूशन कम करना है, बिल्कुल। जी सर। तो हम लोग चलते हैं क्लास में। और बाकी लोग भी ठीक है भाई? बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे? ऑल आर हैप्पी, सेलिब्रेटिंग स्टूडेंट्स। सर कोई बोलता ही तो नहीं है। मयंक, मुकुल, क्या हाल है भाई आप लोगों के? कभी कभी बात कर सकते हैं आप लोग भी। राजा। यस सर। हाँ राजा, क्या हाल है? सर मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बस मैं तो देख ही रहे हो, आपको आपके साथ हूँ क्लास में। मैं भी बढ़िया हूँ। और ये ताशु, हाउ आर यू? ये सब लोग बड़े शांत शांत से आ गए क्लास में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे थे, उसमें से हमने ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किए थे हमने कुछ। अब आगे चलते हैं। तो देखें जरा इसमें। हमारे ये दो सोर्सेज हैं, S1 एंड S2। और इसकी वजह से जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो यहाँ P पॉइंट पे बन रहा है। अगर ये S1 और S2 जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था, अगर इनका सेंटर से डिस्टेंस d/2 और ये भी d/2, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर इनके बीच में एक ग्लास प्लेट लगा देता हूँ सोर्स की और रे के बीच में। तो मैं थोड़ा ये पास ले लेता हूँ। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है, अगर मैंने ऊपर S1 सोर्स के सामने एक ग्लास प्लेट रख दी, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा मेरा P पे बन रहा था, जिधर मैं ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करूंगा उस डायरेक्शन में ये अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। तो हमें ये शिफ्ट फाइंड करना है। तो ऐसे हमारे कई केस होंगे। अभी मैंने यहाँ ग्लास प्लेट S1 के सामने रखी, अगर मैं S2 के सामने रखूं तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर दोनों के सामने रख दूं तो फिर क्या होगा। तो ये सर डिफरेंट केसेस हैं, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं केस 1 ले रहा हूँ। we introduce a glass plate
in front of a slit. तो ये जो ग्लास प्लेट है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमने जो भी वेव इसके अंदर से पास होती है, अगर इसकी थिकनेस टी है तो जो वेव इसके अंदर से पास हो रही है उसकी लेंथ को, ये जो वेव टी है, ये अगर हम एयर में देखें तो ये इसकी थिकनेस एयर के कंपैरिजन में म्यू टी डिस्टेंस पाथ लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो नेट इंक्रीज कितना होगा? अगर टी थिकनेस की हमने प्लेट इंट्रोड्यूस की तो जो पाथ, सपोज हमारा ये टी अगर एयर में होता, तो अगर ये ग्लास के अंदर टी है तो वो एयर के म्यू टाइम्स इक्विवेलेंट हो जाता है, यानी म्यू इंटू टी वो एयर में उसकी पाथ लेंथ होगी। अगर इसके अंदर से थिकनेस टी है तो वही जो वेव इसके अंदर टी डिस्टेंस को पार कर रही है वो एयर में म्यू टाइम्स टी इतनी डिस्टेंस कवर करती। और इसमें से हम टी माइनस कर देते हैं क्योंकि हमारी जो रे है ऑलरेडी ये टी थिकनेस, ये ग्लास प्लेट ली मैंने, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस टी है, तो एक्चुअल में ये टी थिकनेस तो ये मूव कर ही रही है, लेकिन इसकी वजह से ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करने की वजह से पाथ लेंथ म्यू टाइम्स बढ़ जाती है थिकनेस की। तो म्यू टी में से हम एक टी माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक टी तो ये एयर में ऑलरेडी पहले भी पास कर रही थी। तो हम इसे याद रखेंगे, जब भी हम एक ग्लास प्लेट कहीं भी किसी रे के पाथ में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो पाथ इतना इंक्रीज हो जाता है, वो एयर में एयर के करस्पॉन्डिंग, यानी जो भी इसकी लेंथ है यहाँ से S1P प्लस ये एडिशनल डिस्टेंस उसका इंक्रीज हो गया क्योंकि वो टी थिकनेस एयर की जगह इस ग्लास प्लेट में से पास हो रहा है। तो म्यू माइनस वन इंटू टी, और म्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो भी ये ग्लास है हमारी या जिस भी मटेरियल का ये बना होगा, तो पाथ लेंथ हमारी इतनी इंक्रीज हो गई। इसलिए अब सेंट्रल मैक्सिमा बनने के लिए जो S1P है और S2P है दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इसलिए S2P अपने आप को इंक्रीज कर लेता है S1P के कंपैरिजन में। और ये जो इंक्रीमेंट है, ये इसको मैं अगर ये पाथ डिफरेंस P बोलूं यहाँ पे, और S1 और S2 के बीच में ये मेरा D है, और ये वर्टिकल से एंगल अगर थीटा बना रहा है, जो कि सेंटर से अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे P को, तो ये भी एंगल थीटा बनाएगा। और ये हमने देखा था दो रेस के बीच में पाथ डिफरेंस D साइन थीटा होता है। तो ये D है, ये D साइन थीटा हुआ, और ये पाथ डिफरेंस इसमें एडिशनल आ जाएगा जिससे इसका पाथ, जो एक्स्ट्रा पाथ है और इसका एक्स्ट्रा पाथ, वो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दें। तो इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा निकालने के लिए हम ये जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ इस ग्लास प्लेट को लगाने से ये पाथ इतना इंक्रीज हो जाता है। ब्रीफली हम ये याद रखेंगे। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ ये इसके बराबर रख दें तो दोनों का इंक्रीमेंट सेम होगा, तो जहां पे दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे वो सेंट्रल मैक्सिमा होगा। तो इससे हम सेंट्रल मैक्सिमा निकालते हैं। तो इसलिए म्यू माइनस वन इंटू टी, इसको हम डी साइन थीटा के इक्वल रख दें। और जैसे कि मैं पता है थीटा इज स्मॉल, तो हम थोड़ा एजम्पशन ले लेते हैं, डी साइन थीटा इज डी टेन थीटा। और इसके बीच का डिस्टेंस ही हम कैपिटल डी लेते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं रख दूं यहाँ डी इंटू, तो यहाँ से मेरा शिफ्ट आ गया शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा।
यहाँ पे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्लेट है और टी हमारी थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट है। तो एक बार फिर से समझाता हूँ। ये हमारे दो पॉइंट सोर्स थे। अगर हम ग्लास प्लेट नहीं लाते यहाँ पे तो सेंट्रल मैक्सिमा S1 S2 को मिलाने वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन होगी, S1 S2 को ज्वाइन करने वाली इस लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, ये P पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। क्यों? क्योंकि S1P और S2P दोनों पाथ इक्वल थे, तो फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस यहाँ जीरो है, इसलिए फेज डिफरेंस जीरो है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमा बन जाता है। लेकिन अगर हम ग्लास प्लेट यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस कर दें तो पाथ लेंथ हमारा इतना इंक्रीज हो जाता है, म्यू माइनस वन इंटू टी नेट इंक्रीमेंट पाथ लेंथ इतना बढ़ जाता है। तो क्योंकि इधर हमने ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस की S1 के सामने, तो S2 भी इसके करस्पॉन्डिंग अपने आप को इतना इंक्रीज करे। इंक्रीज करने के लिए इसको जिधर हमने ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस की उस तरफ ये सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है, जिससे ये S2P लेंथ ज्योमेट्रिकली जो S1P लेंथ है उससे ज्यादा होगी। और ये जो शिफ्ट आया है हमारा, ये डिफरेंस डी साइन थीटा, ये इसके बराबर होना चाहिए जिससे कि दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर ले। तो इससे हम सेंट्रल मैक्सिमा में शिफ्ट निकालते हैं जब हम अगर हम एक ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं। यहां तक एक बार देखो, यहां समझ में आया आपको? यस सर। अगर हम यही ग्लास प्लेट नीचे इंट्रोड्यूस करते तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो जाता, अच्छा, जिस साइड इंट्रोड्यूस करिए उस साइड शिफ्ट हो रहा है। तो उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस टी है। तो ये पहले अगर P पे था तो अब ये यहाँ P1 पे आएगा, ये शिफ्ट हुआ और ये शिफ्ट सेंटर से नीचे डाउनवर्ड हुआ, यानी क्योंकि हमने S2 के सामने ये ग्लास प्लेट लगाई तो ये नीचे हो जाएगा, ऊपर लगाया तो ऊपर हो जाएगा। अगर दोनों में लगा दें तो क्या होगा वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी हम एक एक प्लेट के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि एक S1 के सामने लगाया तो ये ऊपर हो गया, नीचे लगाया तो नीचे हो गया। और कैसे निकालेंगे? पहले जो ग्लास प्लेट की वजह से पाथ डिफरेंस इंक्रीज हुआ वो निकालेंगे, उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, ये म्यू माइनस वन इंटू टी। क्योंकि जो भी पाथ ग्लास प्लेट में से टी डिस्टेंस कवर करता है वो एयर के म्यूटी डिस्टेंस के बराबर होता है, म्यूटी डिस्टेंस। तो एयर के करस्पॉन्डिंग म्यूटी डिस्टेंस के बराबर है, इसलिए म्यू इंटू टी। और एक टी ऑलरेडी यहाँ कवर कर रहा है वो इसके अंदर, तो इसलिए उसमें से एक थिकनेस हमने माइनस कर दी, क्योंकि इसमें ये टी डबल दो बार आ गई, म्यू इंटू टी। एक टी तो है ही, वो तो एक्चुअल में जा ही रहा था, ये ग्लास प्लेट नहीं होती तो भी टी थिकनेस तो वो जा ही रहा था, तो इसलिए इसमें से टी माइनस कर दिया हमने, तो म्यू माइनस वन टी। शॉर्ट में हमें बस ये याद रखना है तो हमारा क्वेश्चन अपने आप ठीक हो जाएगा कि पाथ लेंथ इतनी बढ़ जाती है। ज्यादा हमें दिमाग खर्च नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये पाथ लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, इतना याद रखना है एक प्लेट लगाने से। और क्योंकि ये हमने पाथ बढ़ा दिया तो दूसरी तरफ भी पाथ इंक्रीज होना चाहिए, जिससे कि दोनों का पाथ S1P और S2P इफेक्टिवली इक्वल हो। इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा जिधर प्लेट इंट्रोड्यूस करेंगे उधर शिफ्ट हो जाता है। तो ऊपर लगाया तो ऊपर शिफ्ट हो गया, नीचे प्लेट लगाई तो नीचे शिफ्ट हो गया। यहां तक पहले नोट कर लें, फिर देखें अगर दोनों में लगा दें ऊपर भी और नीचे भी तो किधर होगा। उतना ही रहेगा। नहीं, ये अब डिपेंड करेगा कि म्यू माइनस वन टी फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए, उन दोनों में से जो ग्रेटर होगा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सर वो तो या तो ग्लास पे डिपेंड करेगा या थिकनेस पे डिपेंड करेगा। दोनों पे डिपेंड करेगा। हाँ जी। सर एक बार नोट कर लें केस वन। हाँ हाँ, ये नोट कर लो। अच्छा, एक मिनट। हाँ, पहले ये नोट कर लो फिर अगले केस पे चलता हूँ।
तो कंपटीशन में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए, कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला जैसे ही आप लगाओगे डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं। ये हमारी रेंज आ रही है और ये फाइनली पी पॉइंट पे मिल गई, और ऐसी ये फाइनली हमारे पी पॉइंट पे मिल गई, P1 पर। ये भी लिख लेंगे, टुवर्ड्स द ग्लास प्लेट साइड। जिस साइड में ग्लास प्लेट होगी, कम से कम एक वाले में तो हम पक्का ही कह सकते हैं ये उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। डन सर। ओके, यहाँ तक क्लास में सबको क्लियर है, कोई डिफिकल्टी नहीं। अब अगले केस नो में, डिफिकल्टी सर। यस, वेरी नाइस। अब देखें, अगर दोनों के सामने हमने ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस कर दी, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, थिकनेस T1 है, और इस ग्लास प्लेट के लिए हम जनरल केस ले लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लें कुछ अलग है, थिकनेस कुछ अलग है। तो अब ये जो सेंट्रल मैक्सिमम हमारा P पे था,
वो किधर शिफ्ट होगा अभी देखते हैं। इंक्रीज इन पाथ लेंथ ड्यू टू ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन की वजह से जो इंक्रीमेंट होगा उसको मैं x1 बोल रहा हूँ। तो होगा μ1 - 1 इंटू T1। जो भी रे जा रही थी जहां भी जा रही है, सपोज P पॉइंट पे आ रही है S1P, तो उतनी लेंथ तो रहेगी प्लस एडिशनल डिस्टेंस ये और आ गया रे की लेंथ इसकी वजह से, क्योंकि स्प्लिट में से पास हो रही है। तो इसको जब हम एयर में कन्वर्ट करते हैं तो वो लेंथ एयर में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम होती है इस ग्लास प्लेट के अंदर। इसी तरह जो पाथ लेंथ में इंक्रीज है, अगर सेकंड वाली प्लेट के लिए देखें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 लिया और थिकनेस T2 ली है, तो इसकी पाथ लेंथ में चेंज इंक्रीमेंट μ2 - 1 इंटू T1 होगा। अब क्योंकि इसमें दो दो वेरिएबल है μ1 T1 एंड μ2 ये T2 होगा। एक मिनट, तो इसलिए ये हमें कैलकुलेट करके ही पता चलेगा, देखने से नहीं मालूम चलेगा। हमें देखना पड़ेगा किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट। तो अगर इसमें से x1 वाला बड़ा हुआ, तो अगर ये पाथ लेंथ बड़ी है तो सेंट्रल पॉइंट इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर x2 बड़ा है तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल हुए तो वहीं पे रहेगा, जहां पे पहले था वहीं रहेगा, एक दूसरे को ये कंपनसेट कर देंगे। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ। तो इफ हमें इसमें एजम्पशन लेनी पड़ेगी, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्ट है टुवार्ड्स, जिधर हमारा x1 है उधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी टुवार्ड्स मीन शिफ्ट अपवर्ड्स। एंड वाइस वर्सा। तो ये बात अच्छी तरह समझ लें, अगर x1 x2 से बड़ा है तो सेंट्रल मैक्सिमा किधर चला जाएगा, जिधर x1 जो बड़ा है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि दूसरी तरफ की लेंथ इंक्रीज हो जाए। तो फिर हम शिफ्ट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। मान लें ये P से ये P1 पर हो गया, तो ये इस शिफ्ट को मैं Y कह रहा हूं। तो हमें सेम मेथड यूज करना है, x1 - x2 इक्वल टू D sin थीटा।
इक्वल टू डी टेन थीटा। और थीटा आपको पता ही है, जो सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है वो एंगल थीटा है, और वो ही हमारा यहाँ पे ये पाथ डिफरेंस ये वाला आता है यहाँ। S2, इसका नाम मैं एम रख दे रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं S2m। ये हमारा डी साइन थीटा है, और ये एंगल भी यहाँ पे थीटा होगा। ये डिस्टेंस ये डी साइन थीटा आ गया यहाँ से। और क्योंकि थीटा स्मॉल है तो एजम्पशन डी टेन थीटा। टेन थीटा को हम ले लेते हैं ये y/d। इससे हमारा y शिफ्ट हो जाएगा, y इक्वल टू दिस इज आवर शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ तक एक बार नोट कर लें, फिर अगले केस पे चलूंगा।
तो आप लोग नोट करके बता देंगे मुझे। हो गया सर। कर लिए सर। ओके। और इसलिए अगर x2 ग्रेटर देन x1 होगा तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका शिफ्ट डाउनवर्ड होगा, ये शिफ्ट अपवर्ड है। तो जो भी बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे, अगर x2 वाला बड़ा होगा तो यहाँ पे x2 माइनस x1 इंटू ये कर देंगे d साइन थीटा। और अगर x1 बराबर x2 होगा तो किधर शिफ्ट होगा? सर नो शिफ्ट। नो शिफ्ट, वेरी गुड। तो होगा नो शिफ्ट। सपोज ये ग्लास प्लेट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू जी, थिकनेस टी। एक ग्लास प्लेट हमने यूज की सोर्स के सामने, और इसको हमने पूरे सेटअप जो है हमारा ये एक लिक्विड में इमर्स्ड है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है। तो आप देखें जो सेंट्रल पॉइंट होगा पी, उसमें शिफ्ट कैसे निकालेंगे? तो अब यहाँ ध्यान रखेंगे, ये ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी गिवन है। ग्लास तो मैंने ऐसे जनरल लिख दिया है, मतलब जो भी ये मटेरियल होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये लिक्विड वाटर हो सकता है या कोई भी लिक्विड जो भी गिवन हो क्वेश्चन में,
तो खाली हमें इतना चेंज करना है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो म्यू ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड, अगर मैं इसको x1 कहूं, यहाँ फिर से लिख देता हूँ म्यू ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड -1 इंटू टी, और म्यू ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड मतलब म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ लिक्विड। तो इस ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू दिस मीडियम निकालेंगे, और फिर वो इफेक्टिव म्यू होगा म्यू -1 इंटू टी, बाकी सब सेम रहेगा, यानी x1 को अब हम सेम डी साइन थीटा लिख देंगे, इसको डी tan थीटा लिख देंगे। और अगर ये यहाँ P1 पे आ रहा है और ये डिस्टेंस इसको मैं y ले लूं, तो सेंटर से जो हमने ये P ज्वाइन किया, ये वाला एंगल, ये हमारा थीटा है। तो ये आपने शायद नोट कर लिया होगा, मैं इसे ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। तो इसलिए y जो हमारा शिफ्ट है, शिफ्ट हम इस तरह से निकालेंगे, म्यू जी बाई म्यू एल -1 इंटू टी इंटू डी बाई डी। जिधर हमने ग्लास प्लेट लगाई उसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर लगाई तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे लगाई तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह के ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? जी सर। नोट हो गया? कर रहे हैं सर। ओके, टेक योर टाइम, आराम से करें, कोई इशू नहीं। किसी को कोई डिफिकल्टी है तो अभी डिस्कस कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा और ठीक से लिख दूँ, ये सही से नहीं लिखा हुआ। ये म्यू जी ऑन म्यू, ये सब स्क्रिप्ट में है ना, कंफ्यूजन हो टू टी।
तो एडवांस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं, जो हम ये आज स्टडी कर रहे हैं एडवांस के क्वेश्चन, यानी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, बड़े बड़े क्वेश्चन 8 मार्क्स 6 मार्क्स के, वो सारे क्वेश्चन इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं। नोट हो गया आप लोगों का? यस सर। हाँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोगों को हर बार बता देना है मुझे, ठीक है? अगले केस पे चलते हैं। ये हमारा S1 S2 है, और जो हमारा एक सिंगल पॉइंट सोर्स होता है वो इसके एंगल बाइसेक्टर पर होता है, यहाँ कहीं होता है। लेकिन अगर उसको यहाँ से हटा के कहीं और ले जाएं तो फिर कैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? वो इसके सामने या इससे नीचे कहीं भी हो सकता है इन जनरल। तो मैं जनरल यहाँ ले लेता हूँ इसको। यस, यहाँ की जगह अगर यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, अब जो पॉइंट सोर्स हमारा है, इन दोनों के एंगल, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है S1 और S2 का, मतलब ये d/2, ये भी d/2, स्मॉल d/2। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है, जब इस पे सोर्स होगा तब तो यहाँ से S1, S से S1 और S से S2, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो इसलिए दोनों जो सोर्स हैं ये सेम फेज में होते हैं, यानी इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। लेकिन अगर इस सोर्स को यहाँ से हटा के नीचे, ऊपर, यहाँ स्पेस में या ऊपर कहीं भी रख दें, कहीं भी शिफ्ट कर दें, तो अब जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा पहले P पे बन रहा था, अब कहाँ बनेगा? अब कैसे निकालेंगे?
S1 और S2 के बीच में तो फिर फेज डिफरेंस आ जाएगा, तो उसी को लेके इंटरफेरेंस करेंगे। हाँ, इनके बीच में तो फेज डिफरेंस आ गया, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा अब हमारा यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो वो कैसे निकालूं मैं? वो क्वेश्चन बताओ मुझे कि कैसे। फेज डिफरेंस तो आ गया, यहाँ से यहाँ तक के बीच में फेज डिफरेंस आ जाएगा, तो अब सेंट्रल मैक्सिमा कैसे पता चलेगा यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? मतलब उसका मेथड मुझे एक रफ आइडिया दे दो कि हम ये लिखेंगे और इससे हमारा ये वाई डिस्टेंस आ जाएगा, जहां भी शिफ्ट होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या जहां भी कहीं जाएगा। बता सकते हैं क्या? आइडिया आ रहा है मन में? ऊपर, शायद ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा? क्यों? क्योंकि जो S1 वाला है वो फेज में आगे चला जाएगा S2 से। हाँ। तो इसका मतलब राइट। ये उसको कम पाथ में वो राइट। कर लेगा। क्योंकि बिल्कुल सही, क्योंकि ये S1 और S2 अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, तो ये वाला पाथ इससे बड़ा हो गया, तो अब यहाँ पे ये वाला पाथ बड़ा होना चाहिए, जिससे कि वो इस ये जो डिफरेंस आया है इसको कंपनसेट कर ले। तो मैं इसको फिर से इसलिए बना रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, तो इससे कंफ्यूजन हो रहा है हमें। तो स्लेट के लेफ्ट साइड में जो पाथ डिफरेंस होगा, राइट साइड में भी वही होगा फिर। हाँ, तो जो इधर, तो कैसे निकालेंगे अब? ये हमें P1 की पोजीशन निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए, इससे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें और ऐसे यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये वाला एंगल ये θ1 होगा, और ये वाला एंगल तो मैं θ2 ले लेता हूँ। तो यहाँ जो पाथ डिफरेंस आया वो S1m है, और यहाँ जो पाथ डिफरेंस आया S2n, ये S2n पाथ डिफरेंस है, ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, जिससे कि पाथ डिफरेंस 0 हो जाए हमारा। तो इसलिए क्या होगा, S1m इक्वल टू S2n, और जो S1m है, अगर S1 S2 के बीच में d डिस्टेंस है, स्मॉल d, तो ये होगा d साइन θ1। पहले अलग अलग लिख रहा हूँ जिससे कि हमें ज्यादा समझ में आए। तो ये d होगा, तो ये d साइन थीटा होगा, और ऐसी S2n ये हमारा d साइन θ2 होगा। इक्वल टू θ2 हो जाएगा। और यहाँ से ये θ2, और इसको ये जो सेंटर से ज्वाइन करेंगे ये वाला एंगल, ये हमारा यहाँ θ1 होगा। सेंटर से इस सोर्स को ज्वाइन करें, इस पॉइंट को, और यहाँ इस पॉइंट से ये मिड पॉइंट है, इस P1 को ज्वाइन करें, तो ये जो लाइन एंगल बनाएगी ये एंगल सेम θ2 एंगल बनाएगी। तो S2n हमारा d साइन θ2, तो इसलिए तो यहाँ से हमारा θ1 और θ2 इक्वल हो जाएंगे, या साइन θ1 बराबर साइन ये θ2 लिखना है, एक मिनट। तो SP1 स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। हाँ, तो ये होना चाहिए ऐसा, अगर ये d है, ये जहां भी हो, तो ये जो पाथ डिफरेंस है d साइन थीटा, ये पाथ डिफरेंस
स्ट्रेट लाइन होना जरूरी नहीं है, हाँ अप्रोक्सीमेट हो जाएगी क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 इक्वल आ गई है, क्योंकि ये तो टेन थीटा बन रहा होगा ना, साइन थीटा इक्वल हुए हमारे, और जब थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है तो साइन थीटा से, यहाँ से हम साइन थीटा बराबर टेन थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो इसका डिस्टेंस हमें गिवन होगा y1/d1, जो भी ये डिस्टेंस होगा, और यहाँ पे y2/d2, इसको मैं y1 लिख रहा हूँ। इसको मैं d1 डिस्टेंस ले रहा हूँ और इसको मैं y2 लिख रहा हूँ। तो इस रूल से हम फिर ये y2 निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा आ गया, साइन थीटा बराबर टेन थीटा, तो बेसिकली हम स्मॉल एंगल है तो टेन थीटा 1 बराबर टेन थीटा 2, और यहाँ से जो टेन थीटा 1 होगा वो होगा y1/d1, और यहाँ से हो जाएगा y2/d2। तो इसमें से जो भी अननोन होगा y2 हमारा शिफ्ट है, अगर हमारा थीटा स्मॉल है तो, और अगर हमारा थीटा लार्ज हुआ तो फिर हम साइन थीटा अलग से निकालेंगे और साइन थीटा से टेन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा से टेन थीटा निकालेंगे और टेन थीटा से फिर ये इसके बराबर रख देंगे, ठीक है, अगर थीटा अलग होता है तो। और जनरली थीटा हम क्वेश्चन में स्मॉल ही लेते हैं तो हमारा इससे आंसर आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आया वो सेम पार्ट डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इससे हम शिफ्ट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर सोर्स हमारा नीचे गया तो ये वाला शिफ्ट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसे ही यहाँ अगर सोर्स ऊपर है तो ये वाला शिफ्ट नीचे हो जाएगा। तो एक बार नोट कर लें आप लोग। ओके सर। गुड। तो जो एडवांस क्वेश्चन आए हुए हैं सब्जेक्टिव वो सब इसके ऊपर बेस्ड होंगे, तो ये केस अच्छी तरह लर्न कर लेंगे। अब देखते हैं इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, इंटेंसिटी का रेशो इंटरफेरेंस में। सर ऊपर वाला नोट नहीं किया। अच्छा फिर से कर देता हूँ, एक मिनट, अभी कर रहा हूँ। ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है।
डन सर। ओके। अभी वापस आ रहा हूँ 1 मिनट में। अनुष्का, पढ़ाई ठीक चल रही है? यस सर। दिव्यांशु, हिमांशु, जॉय, मयंक, सयान, मुकुल, राजा, रिया, पढ़ाई ठीक चल रही है? जी सर। शादान, ऑल फाइन? और कोई है तुषार के नीचे? नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। A1 अगर हमारा एम्पलीट्यूड है और इसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी हमारी I1 है, इसी तरह A2 एम्पलीट्यूड है, इसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी हमारी I2 है। तुम्हें पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। और जिस सोर्स की इंटेंसिटी I1 है, अगर उसकी विड्थ ऑफ स्लिट सपोज W1 है और इसकी विड्थ तो I1 अपॉन I2, ये जो विड्थ है इसके प्रोपोर्शनल होते हैं सीधे सीधे, तो ये विड्थ का रेशो सेम होगा, इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का रेशो और विड्थ का रेशो सेम है और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल है। और इसलिए अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा का रेशो निकालना है, इंटेंसिटी एट मैक्सिमा ये हमने दो I1 I2 दोनों की इंटेंसिटी अगर अलग अलग ले लें तब क्या होगा, इसके लिए हम निकाल रहे हैं, जनरल केस निकाल रहे हैं। फिर अगर इक्वल हो तो आप इक्वल रख देंगे। तो इंटेंसिटी एट मैक्सिमा I मैक्सिमा वो प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड के सम के स्क्वायर के। इसी तरह जो मिनिमम वाली इंटेंसिटी है वो A1 माइनस A2 होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसलिए I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम
ये हम ऐसे निकालेंगे, और कभी कभी ऐसा दिया होता है हमें। एम्पलीट्यूड का रेशो सपोज आर गिवन है, तो ये इंटेंसिटी का रेशो देखें तो इंटेंसिटी के स्क्वायर रूट का रेशो होगा। इसको अगर आर के टर्म्स में कन्वर्ट करूं, कभी कभी ये आर नंबर हमें गिवन होता है एम्पलीट्यूड का रेशो, तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको ए टू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी ए टू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो अंदर जाके वो ए टू हो जाएगा स्क्वायर के अंदर जाके। तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम हमारा ये आ जाएगा आर प्लस वन अपॉन आर माइनस वन होल स्क्वायर। एक बार नोट कर लो, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिशन में, तो आप इसकी हेल्प से फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं। सर हो गया नोट। ओके, अब आगे देखते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी सिंपल लैंग्वेज में बेंडिंग ऑफ लाइट को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द ऑब्स्टिकल्स। और ऑब्स्टिकल्स का जो साइज है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल होना चाहिए, यानी उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। और लाइट की जो वेवलेंथ है वो अराउंड 370 या 380 से 780 नैनोमीटर के बीच में है। तो अगर कोई ऑब्स्टिकल का साइज इतना होगा, इस रेंज में होगा, तो वहां पे हमें बेंडिंग ऑफ लाइट फील होगी, अदरवाइज हमें, इसलिए जनरली क्योंकि सारी जो भी ओपनिंग्स होती है उनका साइज बहुत लार्ज है, इसलिए हमें ये लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई दिखाई देती है, यानी उसकी बेंडिंग हमें बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन अगर ओपनिंग का साइज हम स्मॉल कर दें तो वहां पे हमें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखाई देगी। तो इस डिफ्रैक्शन को हम कहते हैं द फेनोमेनन ऑफ
bending of light around the corners small obstacles और apertures मतलब openings and its consequent spreading into the regions of geometrical shadow is called diffraction. तो इस डिफ्रैक्शन में भी अभी हम देखेंगे, जैसे हमने इंटरफेरेंस में देखा मैक्सिमम कहाँ बनेगा, मिनिमा कहाँ बनेगा, तो यहाँ भी हमें मैक्सिमा और मिनिमा बनाने और देखना है मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा हमारा, मिनिमा कहाँ बनेगा, सेंट्रल जो भी सेंट्रल पॉइंट होगा स्क्रीन के ऊपर, वो सब कंडीशन अभी हम इससे फाइंड करने वाले हैं। पर बेसिकली पहले एक बात ये समझ लें कि अगर जो भी ओपनिंग या अपर्चर है, अगर उसका साइज लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी अगर लैम्डा इसकी वेवलेंथ है तो 4, 3, 4, 5 लैम्डा के आसपास ओपनिंग होगी तो हमें डिफ्रैक्शन फील होगा, नहीं तो नहीं फील होगा। जैसे कि साउंड की वेवलेंथ कम है तो इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, साउंड की वेवलेंथ ज्यादा है, तो साउंड के लिए हमें बेंडिंग ऑफ साउंड बहुत इजीली फील होता है। कैसे? दूसरे रूम में कोई भी बात कर रहा है तो वो वेव बैंड होके यानी टकरा के बैंडिंग होके हमारे पास तक आ जाती है, लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं होता। लाइट सीधे सीधे दिखाई देती है हमें, सीधे जहां भी लाइट का सोर्स होगा उसके सामने जो भी चीज आएगी वहां शेडो आ जाएगी। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि साउंड की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसके जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनका साइज भी ज्यादा है, तो वो उसके कंपेरेबल साइज के हैं, इसलिए वहां पे बेंडिंग हमें इजीली दिखाई देती है, इसमें हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। और अब हम इसमें इसकी कंडीशन फाइंड करेंगे, मैक्सिमा हमें कहाँ पे मिल रहा है, मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है। तो इसके लिए हमारे सिलेबस में दो तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं। फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन जिसमें सोर्स और जो स्क्रीन है उनके बीच में डिस्टेंस कम होता है, लेकिन जो सोर्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस वेरी वेरी लार्ज होता है उसे हम फ्रॉनहाउफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसमें सोर्स एंड स्क्रीन are at large distance. Large distance means effectively at infinity, यानी very very large. From the aperture or obstacle.
and therefore we use converging lenses को स्टडी करने के लिए। तो देखें इसका सेटअप कैसा होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट एट द ऑब्स्टिकल्स। जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है उसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और अब इसका सेटअप एक बार देखते हैं। ये हमारी रेज जा रही है और ये जो सोर्स है वो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस है। इनफाइनाइट मतलब जो रेज आ रही है वो पैरेलल होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेंस यहाँ पे, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस प्रैक्टिकली नहीं लेना हमें, तो लैब में एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम यहाँ पॉइंट सोर्स लेते हैं और एक लेंस ये यूज करते हैं जिससे कि ये जो रेज है इसमें से पास होने के बाद ये पैरेलल रेज में कन्वर्ट हो जाती है। इसके फोकस पे रखते हैं हम इस सोर्स को। तो ये हमारी पैरेलल रेज है, यानी कि हमारा सोर्स और ये जो ऑब्स्टिकल या अपर्चर है ओपनिंग, इसके बीच में हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस की तरह ये क्रिएट कर लिया डिस्टेंस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ये जो वेव फ्रंट है हमारा वो प्लेन होना चाहिए, यानी रेज हमारी पैरेलल होनी चाहिए। इसी तरह से इसे पास होने के बाद ये पैरेलल रेज है। अगेन हम यहाँ पर एक लेंस यूज करते हैं जिससे कि हमें लार्ज डिस्टेंस, प्रैक्टिकली लार्ज डिस्टेंस का हमने फायदा ले लिया, लेकिन अब इस लेंस की वजह से कन्वर्ज हो जाए। तो ये हमारा स्क्रीन है जो सिमेट्रिक वाली रेज है, वो तो इसके ये जो भी ओपनिंग है इसके ठीक मिड पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ कन्वर्ज हो जाएगी। और ये देखें जो रेज यहाँ से वो ये पी पॉइंट पे हमारी कन्वर्ज होंगी। ये हमारी ओपनिंग है, वहां पे हमारे दो पॉइंट सोर्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी था, यहाँ पे इस ओपनिंग के बीच में इसमें डिस्टेंस डी है। और यहाँ से अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और ये एंगल थीटा लूं, तो ये जो पाथ डिफरेंस हुआ और इस सेंटर पॉइंट को मैं सी ले रहा हूं, तो ए और बी के बीच में जो रेज ए से रे चली, बी से रे चली, इनके बीच में ये पाथ डिफरेंस ये होगा। अगर मैं इसको पॉइंट को एन ले लूं, और ये पाथ डिफरेंस अगर ये डी है तो ये एंगल थीटा, ये डी साइन थीटा, और सेंटर से इसको ज्वाइन करें तो वो एंगल भी थीटा होता है। ये सेंटर वाली रे ये एंगल थीटा बना रही है, और यहाँ पर ज्योमेट्री से इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और ये जो रे आ रही थी इसके परपेंडिकुलर ये है, तो इन दोनों के बीच में ये भी एंगल थीटा होता है। और ये डी साइन थीटा हमारा ये पाथ डिफरेंस है। तो पी पॉइंट पे हमें इनका सुपरपोजिशन चेक करना है और ये फाइंड करना है कि हमारा यहाँ मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। तो जैसे हमने इंटरफेरेंस में देखा था, इंटरफेरेंस में ये पाथ डिफरेंस हमारा अगर लैम्डा के मल्टीपल में था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, तो वहां पे हमें मैक्सिमा मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर वो लैम्डा के मल्टीपल में देखें तो यहाँ पर हमें मिनिमा मिलता है।
तो फर्स्ट मिनिमा के लिए ऐसा क्यों होता है अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। और फर्स्ट मिनिमा डी साइन थीटा हमारा 1 लैम्डा है और सेकेंड मिनिमा 2 लैम्डा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वहां पे जब हम इंटरफेरेंस में कर रहे थे वहां पे पार्ट डिफरेंस हमारा लैम्डा था तो हमें मैक्सिमम मिल रहा था, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा लेने से हमें यहाँ पे मिनिमा क्यों मिल रहा है। क्या आप लोग में से कोई मेरी हेल्प करना चाहते हैं इसमें। पहले ये नोट करो फिर आगे डिस्कस करता हूँ, यहाँ तक नोट करो एक बार। क्लास नोट हो गया यहाँ तक। सर ये लैम्डा कहाँ है? लैम्डा तो वेवलेंथ है स्लाइट की, इसके अंदर नहीं है। लैम्डा तो हमने ये जो डिफरेंस लिया है ये बी एन, ये लैम्डा है, यहाँ बी एन को हमने लैम्डा रखा है मिनिमा के लिए, और वही हमें ये डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर रिफ्रैक्शन के कारण लेंस है। डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन लेंस के। रिफ्रैक्शन, नहीं नहीं रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं हो रहा है। ये लेंस का काम तो खाली इतना है कि ये जो डिस्टेंस है इसको थोड़ा हम प्रैक्टिकली कम कर दें, क्योंकि हम इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं ले सकते। तो ये इसके लिए हम लेंस यूज कर रहे हैं जिससे ये कन्वर्ज कर दे तो हमारा डिस्टेंस हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर लें, बस इसका इतना ही काम है और कोई इसका और कोई रोल नहीं है। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कर लें फिर मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये डिफ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी, इंटरफेरेंस। बिल्कुल नहीं लग रहा सर। हाँ इंटरफेरेंस भी कम पसंद आता है, लेकिन इंटरफेरेंस तो फिर भी समझ में आता है। ये डिफ्रैक्शन तो बहुत ही बेकार लगता है कि ये कैसा उल्टा कैसे हो गया पहली बात। मैं आपको अभी नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ तक नोट हो गया सबका। जी सर।
ये जो यहाँ पे रेस चली है इस वाले पोर्शन को जो यहाँ है इसको मैं यहाँ दोबारा सिर्फ इतना पोर्शन बना रहा हूँ। ये ए, ये बी, ये ऐसे रे जा रही है और यहाँ पे ये रे जा रही है। दोनों का एंगल ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनता है ये। और अब मैंने यहाँ से ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इन दोनों रेस के बीच में एक रे यहाँ से चली ए पॉइंट से, एक रे बी पॉइंट से चली, और ये जो ओपनिंग है ये मेरी डी है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल से ए से लेके बीच में जितने भी पॉइंट होंगे ये सारे पॉइंट ए से लेके बी तक इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो ये मेरे इनफाइनाइट सोर्स हैं, इनफाइनाइट सोर्स हैं। ये मैंने बी एन लिया था। तो इस बी एन को ये जो डी साइन थीटा यानी इस रे और इस रे के बीच में जो ऊपर वाले पॉइंट सोर्स से रे चलेगी और नीचे वाले से इसके बीच में डिस्टेंस ये हुआ। अगर मैं इसको लैम्डा मान लेता हूं तो देखें हमें क्या हो रहा है। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ये सेंट्रल पॉइंट है सी, तो सी पॉइंट से जो रे जा रही होगी यहाँ पे ये वाला डिफरेंस इसके पैरेलल है, तो ये मिड पॉइंट लिया है मैंने। तो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक यानी पाथ डिफरेंस कितना होगा ज्योमेट्री से लैम्डा बाई 2। ये अगर मैं सी एम मान लूं तो ये जो सी एम डिस्टेंस है ये लैम्डा बाई 2 होगा। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल में इस साइड के मिड पॉइंट से इसके पैरेलल जो साइड होगी वो इसकी हाफ होती है ज्योमेट्री से, तो ये लैम्डा है, तो ये लैम्डा बाई 2। अब देखें ए से लेके सी तक बहुत सारे सोर्स हैं और सी से लेके बी तक भी बहुत सारे सोर्स हैं। अब खाली दो सोर्स के बारे में सोचो, एक जो पॉइंट सोर्स ए पर है और एक पॉइंट सोर्स सी पर है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है। और दो रे के बीच में अगर लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होगा तो ये दोनों सोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह से अगर मैं यहां से ऊपर से ये डिस्टेंस लेता हूं कोई y डिस्टेंस नीचे, और c से भी मैं सेम y डिस्टेंस नीचे ले लूं, तो यहाँ y डिस्टेंस नीचे ये सोर्स होगा, इस सोर्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक दूसरा सोर्स होगा, इसका नाम मैं Q रख देता हूँ और इसका नाम मैं S रख देता हूँ। ऐसा एक्चुअली हमने यहाँ यूज कर लिया तो इसका नाम कुछ और रख देता हूँ। सपोज इसका नाम T रख देता हूँ। तो ये जो y नीचे अगर मैं आऊं तो यहाँ भी इससे y नीचे आ जाऊं तो इस Q के करस्पॉन्डिंग एक T ऐसा सोर्स होगा कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस अगेन लैम्डा बाई 2 का होगा। यहाँ यानी इसके नीचे में जितने भी पॉइंट सोर्स हैं ए से लेके सी के बीच में, उन सब के लिए सी से लेके बी में कोई ना कोई ऐसा एक पॉइंट सोर्स है जो कि उसके ओपोजिट फेज में है, यानी लैम्डा बाई 2 के फेज में। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए सी, उससे सेकेंड पार्ट सी बी कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि उनके बीच में फेज डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है। इसलिए टोटल डी साइन थीटा पर मुझे फर्स्ट मिनवा मिलेगा, यानी फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। इससे मुझे पहली डार्क फ्रिंज मिलेगी क्योंकि ए सी पार्ट को सी बी पार्ट कैंसिल आउट कर रहा है। ये समझ में आया आपको? सर ये वो डबल स्लिट वाले में इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे वो था, कवर था। हाँ, वहां पे तो खाली दो ही पॉइंट सोर्स थे, एक ये एक ये।
इसमें ये इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स होगा, ये पूरी ओपनिंग आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ए पे जो पॉइंट सोर्स है और जो मिड पॉइंट सी पे पॉइंट सोर्स है उनके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 का है। ऐसे ए से मैं थोड़ा नीचे आऊं तो सी से भी उतना ही नीचे आ जाऊं तो यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स ऐसा होगा जो इन दोनों के बीच में फिर λ/2 का फेज डिफरेंस होगा ज्योमेट्री से। तो इसलिए हर एक पॉइंट सोर्स के लिए यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स इधर है जिसके जो कि ओपोजिट फेज में λ/2 पाथ डिफरेंस पर है। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट वाले जो सोर्सेज हैं वो कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा मिलता है। अब समझ में आया? यस सर। हाँ जी सर, आ गया। हाँ, थोड़ा सा हमें इसमें ज्यादा सोचना पड़ेगा। इसी तरह देखें फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, कहाँ पे मिलेगा हमें फर्स्ट मैक्सिमा, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम तो एक है ही। सेंटर पे तो मैक्सिमम होगा ही क्योंकि सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0 है, तो यहाँ मैक्सिमम ऑलरेडी है। तो इसको हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। और फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? जहां पे d sin थीटा लैम्डा पे तो पहला डार्क फ्रिंज मिली, तो बीच में ब्राइट फ्रिंज है, तो पहली डार्क लैम्डा पर है, तो लैम्डा से और आगे चलना पड़ेगा हमें। और जब 2 लैम्डा पे हाँ, जाएंगे तो सेकंड डार्क फ्रिंज मिलेगी, इसलिए उसके बीच में 3 λ/2, इस पे हमें फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा है। और फर्स्ट मैक्सिमा कैसे मिल रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे ये हमारी दो रेज जा रही है। अगर मैं इसे 3 λ/2 ले लूं यहाँ पर ए और ये बी, तो मैं इसके यहाँ पे दो पार्ट कर रहा हूँ, इसको तीन मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे ये पाथ डिफरेंस लैम्डा का होगा यहाँ, और यहाँ पे पाथ डिफरेंस, ये तीनों मैंने इक्वल पार्ट ले लिए, यानी ए सी बराबर सी डी बराबर डी बी। ये वेव फ्रंट है मेरा ए से लेके बी तक, इसको मैंने तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे अगर 3 λ/2 है तो ज्योमेट्री से ये लैम्डा होगा, ये λ/2 होगा। तो ये जो λ/2 और लैम्डा वाला पार्ट है, ये एसी पार्ट सी डी को अगेन इसके बीच में फिर ऐसे ही है, ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पे जो सोर्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इनके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 का है। इसी तरह इससे थोड़ा नीचे आए तो सी से भी थोड़ा नीचे आएंगे, उनके बीच में फिर λ/2 का होगा। तो एसी और सी डी आपस में कैंसिल कर देंगे, एसी एंड सी डी पोर्शन। ये जो डीबी पोर्शन में बचा ये किसी को कैंसिल आउट नहीं कर रहा, इसलिए इसकी वजह से मैक्सिमा मिल जाएगा। लेकिन हमारे इस वेव फ्रंट में से क्योंकि दो पार्ट ने आपस में कैंसिल कर दिया, तो इसलिए इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो इसमें जो मैक्सिमा बनेंगे उनकी इंटेंसिटी कंटिन्यूअस कम होती जाएगी। मैक्सिमा की इंटेंसिटी जो सेंटर पे होगी उसकी सबसे ज्यादा है, फिर फर्स्ट मैक्सिमा बहुत कम हो गई, उससे अगला सेकंड मैक्सिमा और भी इंटेंसिटी कम हो गई, तो इंटेंसिटी इसकी कंटिन्यूअस रिड्यूस होती जाती है। सर फर्स्ट मैक्सिमम λ/2 पे क्यों नहीं लिया? λ/2 पे तो कैंसिल नहीं करेगा ना, λ/2 अगर लेते हैं तो खाली ये दो कैंसिल करेंगे, बीच वाले आपस में किसी को कैंसिल नहीं करेंगे। तो जो फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है हमें d sin थीटा लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, उसके बीच में पूरा मैक्सिमा ही है। लाइट रहेगी, वो कैंसिल आउट नहीं करेगी। कैंसिल आउट ही तब करेगी जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? क्लास यस सर, क्लियर है। जी सर। ओके, तो एक बार नोट कर लें। अगली क्लास में, आज यहीं तक कर रहे हैं, अगली क्लास में मैं इसको फिर आगे और थोड़ा डिस्कस करूंगा, कहाँ कहाँ मैक्सिमम भी बन रहे हैं, और प्रैक्टिस करेंगे एक बार और रिवाइज करेंगे अगली क्लास में। ठीक है।
आज मैं यहीं तक कर रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है आपको? तो मैं आपकी क्लास वाइंड अप कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है जी स्टूडेंट, सर। आज की क्लास यहीं तक वाइंड अप करते हैं। आप सबको हैप्पी दिवाली, एंजॉय, सेम टू यू सर। गुड बाय हैप्पी दिवाली सर। सर। हाँ, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। हैप्पी दिवाली थैंक यू सर। सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली, एंजॉय एंजॉय।